आजकल देश में एक डिबेट चल रही है कि क्या भारत में लोकसभा और राज्य जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्शंस क्या एक साथ करवाए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो कमेटी इस बात को के बारे में इंक्वायर करेगी कि क्या भारत में साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहले साइमल्टेनियस सिलेक्शन नहीं हुए हैं। जब भारत की स्वतंत्रता के बाद जब पहली बार 1951-92 में जब इलेक्शन कराए गए थे तो वह साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुए थे, जो कि पूरे लोकसभा के लिए भी और स्टेट असेंबली राज्य विधानसभाओं के लिए भी इलेक्शन साइमल्टेनियस कराए गए थे। लेकिन बाद में फिर 1959 में आर्टिकल 356 वो केरला में इम्पोज कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डिफेक्शन हो रहा था। इसलिए यह आर्टिकल 356 इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शासन वहाँ पर लगा दिया गया और तभी से ये साइकिल जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का टूट गया। अभी भी कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जहाँ पर कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कोई आइडिया है कि पूरे भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जाने की बात की जा रही है। अब हम इसमें देखेंगे कि लोग इसके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं और इससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या ये अभी प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें क्या इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली हम पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो कुछ जो बेसिकली इसके दो आर्गुमेंट इसके फेवर में दिए जा रहे हैं कि पहली बात तो ये कि ये जो चुनाव पर जो खर्चा होता है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। दूसरी चीज ये कि वह ये इस बात पर भी इसके फेवर में ये भी एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि चूंकि हमेशा किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं, तो सरकार और जो मंत्री हैं वह डेवलपमेंटल वर्क पर फोकस ना करके वो पूरे टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग और पॉलिटिक्स में ही लगे रहते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये जो इलेक्शन है वो 5 साल में एक बार राज्य विधानसभा है और लोकसभा के साथ एक साथ इकट्ठे करा ली जाए, तो न सिर्फ ये एक पैसे की बचत जो खर्च है उसको बचाएंगे, बल्कि ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनको डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए अधिक टाइम देंगे, क्योंकि वह लोग कैंपेनिंग में न लगकर डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। तो ये दो आर्गुमेंट इस साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में दिए जा रहे हैं। इसके कई एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स नेता हमारे डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग अपने स्टेट में न रह के, नेटिव स्टेट में रह के बाहर नौकरी करते रहते हैं या कोई धंधा करते रहते हैं, लेकिन जब तो वो बार बार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन के लिए बार बार नहीं आ सकते। इसलिए अगर एक बार इलेक्शन हो जाए तो हो सकता है कि वो लोग एक बार में आकर दोनों विधानसभा और लोकसभा के लिए वोटिंग करके जा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइजेशन करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, इसमें पैसा बचाया जा सकता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके और क्या यह हमारे देश में लागू से किया जा सकता है। तो इसके बारे में पहले भी एक बार लॉ कमीशन 2018 में लॉ कमीशन जिसको कि चेयरमैन जिसके जस्टिस BS चौहान थे, उन्होंने भी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट
बनाई थी, रिलीज़ की थी इसके बारे में, जिसमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन जो हैं वो एनालाइज किए थे, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो फिजिबल इंडिया में नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर वो नहीं कराए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा स्टेट असेंबली, इनमें काफ़ी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे साइमल्टेनियस पोल करने के लिए। अब इसमें हम एनालाइज करेंगे कि इस अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं। पहली बात तो ये कि अगर मान लिया जाए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पहले जब 1951 में भी साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए गए थे, लेकिन वो बहुत दिन तक चल नहीं पाए क्योंकि केरला में आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया गया। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है कि 356 इम्पोज कर दिया जाता है और प्रेसिडेंशियल रूल किसी स्टेट में लग जाता है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि पूरा साइकिल एक बार ब्रेक हो चुका है, तो इसमें कुछ लोगों ने दो तरह के सॉल्यूशन दिए हैं। पहला तो ये दिया है कि आप उसमें अगर 356 लग जाता है तो बाकी के टेन्योर के लिए पूरे समय पे आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा के रखें, और जब 5 साल बाद या 3 साल बाद जब इलेक्शन आए तो फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन जब तक नहीं होते जब तक उसमें प्रेसिडेंशियल रूल लगा कर रखें। लेकिन यह एक डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम बहुत दिन तक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम बहुत दिन तक प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज नहीं कर सकते। तो यह ये कोई सॉल्यूशन इसका अच्छा दिखता नहीं। दूसरी सॉल्यूशन ये दिया गया है कि कुछ लोगों ने कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल अगर कहीं पर लगता है 356, तो हम वहाँ पर इलेक्शन तो करवा लें, लेकिन जो विधानसभा वहाँ चुन के आएगी उसका टेन्योर उतना हो जितना कि वो पहली विधानसभा जिसे डिसॉल्व कर दिया गया उसका होता। इस तरह से भी हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करा सकते हैं। मान लीजिए कोई विधानसभा इलेक्ट हुई और 1 साल बाद वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया, तो आप वहाँ पर चुनाव करा लीजिए, लेकिन जो नई विधानसभा आएगी इलेक्ट होकर, जो विधायक आएंगे उसका जो टेन्योर होगा वो सिर्फ 4 साल का ही होगा। तो इससे तो जो मेन पर्पस है साइमल्टेनियस इलेक्शन का वही डिफीट हो जाता है, क्योंकि जो आर्गुमेंट है कि यह एक्सपेंडिचर को कम करेगा, तो यह तो और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा अगर इस तरह से किया जाता है। तो दूसरी चीज ये है कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग को, अगर वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया था, इससे हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अगर जब किसी भी पार्टी को ये पता होगा कि वहाँ पर एक बार असेंबली डिसॉल्व हो जाने के कारण बाद में फिर वो वहाँ पर सिर्फ अगले टेन्योर के बाद ही इलेक्शन होंगे, तो पार्टियां पूरी कोशिश करेंगी कि वह किसी भी तरह से खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार को बचाए रखें। तो इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग को इससे बढ़ावा मिलेगा। और आप देख ही चुके हैं कि शेड्यूल, जो 10th शेड्यूल है जिसमें कि डिफेक्शन के बारे में नियम बनाए हैं, उनको किस तरीके से पार्टीज ने उनको बाईपास किया है। तो इस तरह से इस वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम में हॉर्स ट्रेडिंग को भी ज़्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जो भी पार्टी जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो इसका बेनिफिशियरी हो जाएंगी। तो बेसिकली इसमें 2 इश्यूज इन्वॉल्व हैं, एक तो फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी। तो कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर इस स्कीम को लागू करते हैं तो इसमें फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म जो है वह कोई सिर्फ
मात्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं है, बल्कि ये जो फेडरलिज्म है वो लोगों के रीजनल एस्पिरेशन को भी महत्व देता है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसमें जो पावर का कंसंट्रेशन है वो सेंटर में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक बार इलेक्शन विधानसभा स्टेट विधानसभाओं का एक बार इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर जो स्टेट के लोग हैं उनको कोई भी एक मौका नहीं रह जाएगा कि वह किसी भी तरह से सरकार के ऊपर अपना दबाव डाल सकें। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी जो अभी जो इलेक्शन होते हैं उसमें सरकार हमेशा अकाउंटेबल बनी रहती है, क्योंकि अगर वो केंद्र में मान लीजिए कोई सरकार है और अगर उसे स्टेट में इलेक्शन लड़ना है तो अगर केंद्र में वो कोई गलत निर्णय लेती है तो कई बार स्टेट के लोग उस पार्टी को उसके लिए सजा देकर हरा देते हैं। इसलिए इस तरह से जो अभी जो स्कीम है इलेक्शंस की, इसमें अकाउंटेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू लीगल पार्टिसिपेशन। अगर कोई भी लॉ बनता है तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह बात इंडिया में नहीं है, क्योंकि लॉ बनाना तो विधानसभा का काम है या फिर लोकसभा राज्यसभा का काम है। तो इसमें फिर एक बार चुनने के बाद लोगों को कोई भी ऐसा राइट नहीं रह जाता कि वह लॉ को बनाने में अपना कोई उनका कोई राइट रह जाता है। और ना ही इंडिया में राइट टू रिकॉल है, क्योंकि कई देशों में राइट टू रिकॉल है, यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता वापस भी बुला सकती है। तो इस तरह के ऑप्शन नहीं होने के कारण अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो यह इसमें लोगों को एक बार वोट करने के बाद फिर बाद में सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। इसलिए यह जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वह ठीक नहीं। तो इस तरह से देखें कि हम देखते हैं कि यह प्रेजेंट कंडीशंस में यह जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की स्कीम है यह कोई बहुत ज़्यादा भारत के लिए अच्छी होने वाली नहीं है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो मेन आर्गुमेंट है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से हमारा जो चुनाव में जो खर्चा होता है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा देखने में आया गया है कि चुनाव का खर्चा कोई बहुत ज़्यादा कम होने वाला नहीं है, और अगर चुनाव के खर्चे को ही कम करना है तो इसके दूसरे भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि जो सामान्यतः ये देखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं वह स्टेट इलेक्शंस में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। और अगर हम ऐसा करें कि स्टेट के इलेक्शन जो पार्टी की स्टेट मशीनरी है अगर वही सिर्फ फाइट करे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं या जो पॉलिटिशियन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें तो काफ़ी कुछ पैसा बच सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और पॉलिटिशियन है बिना किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए वह लोग अपना काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वह लोग फ्री ही रहेंगे अगर वो स्टेट इलेक्शन में अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराए जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज भी है, क्योंकि पूरे देश भर में इतनी सारी ईवीएम मशीन्स और पूरा इलेक्शन कराना भी एक लॉजिस्टिक चैलेंज भी है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दो आर्गुमेंट जो दिए हैं इसके फेवर में वह कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो एक आर्गुमेंट है कि इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होने वाली है। और कॉस्ट रिड्यूस करना है तो आप स्टेट जो पार्टी है, पार्टी की जो स्टेट मशीनरी है उसी को आप इलेक्शन में इन्वॉल्व करें। पॉलिटिशियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वह उससे अलग रहें तो इसकी कॉस्ट भी कम हो सकती है और जो पॉलिटिशियन है वो फ्री भी रहेंगे, जिससे कि वो डेवलपमेंट पे फोकस कर पाएंगे।
जैसा कि हमने बताया कि इससे जो अभी जो स्कीम है इलेक्शन की, उससे सरकार हमेशा अकाउंटेबल बनी रहती है। तो प्रेजेंट जो स्कीम है वह ज़्यादा बेटर है वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम से। यही कारण है कि जो हमारे लॉ कमीशन था उसने भी इसके फेवर में कोई डिसीजन नहीं दिया।